नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। गजब हो गया जो चुनाव आयोग कहता था कि हम तो बहुत निष्पक्ष हैं, हमारी तो सारी वोटर लिस्ट अच्छी हैं, हम बिहार में एक-एक वोटर लिस्ट बढ़िया कर रहे हैं, उसके कारनामे सामने आ गए। मध्य प्रदेश में कई घर ऐसे निकले हैं जिसमें एक ही घर में 50 से 100-100 वोटर बने हुए हैं। वही मैं कहूँ कि मैं मध्य प्रदेश की सड़क घूमा, गाँव-गाँव घूमा, 1 महीने से ज़्यादा मध्य प्रदेश में रहा, सड़क पे कुछ और दिख रहा था, गाँव में कुछ और दिख रहा था। लग ही नहीं रहा था सरकार आएगी, लेकिन सरकार आई। हमको लगा जादू कैसे हो गया? एक सर्वे वाले थे, उन्होंने जितनी सीटें बताई उतनी सीटें आई। अब पता चला कि असली खेल तो वोटर लिस्ट का था। केवल महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली नहीं, खेल तो मध्य प्रदेश में भी हुआ था। पर एक घर में 50 से 100 वोटर निकल के आ रहे हैं। मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जान, आत्मा, प्राण सब कुछ इसमें है कि वोटर लिस्ट मैनेज कर दो। बिहार में यही सब कुछ होने जा रहा है। 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाह है कि क्या फैसला होगा। अभय द्विवेदी से मैंने विस्तार से बात करी कि चुनाव आयोग को बांग्लादेश की वो खबर क्यों नहीं याद आ रही। भगवान करे हिंदुस्तान में कभी ना हो, ना होगा कि वहां पे चुनाव में धांधली हुई तो जनता ने मुख्य चुनाव आयोग तो घुस के जूतों से पीटा। या नहीं होगा कभी। हमारे लोग शांत हैं, अच्छे हैं, लेकिन आप कब तक सब्र की परीक्षा लेंगे। उधर कांवड़ यात्रा में रोज बवाल हो रहा है, रोज बवाल हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग निकल नहीं रहे। कावड़ यात्रियों के नाम पर जो गुंडागर्दी कर रहे हैं कुछ लोग, मैं हर एक कावड़ यात्री की नहीं कह रहा, बड़े-बड़े श्रद्धा के संग लोग जाते हैं, कावड़ जमीन पे नहीं रखते हैं। लेकिन कुछ गुंडे वो हिंदुओं की दुकानें तोड़ दे रहे हैं, मुसलमानों को तो छोड़ने का मतलब ही नहीं है और सरकार चुपचाप बैठी है। मैंने अभय द्विवेदी से सुझाव दिया कि अगर ये हिंदुत्ववादी सरकार है तो कितना अच्छा हो कि योगी जी कावड़ लेके निकले, पीछे-पीछे ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य। ये तय कर लें ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य में कौन आगे पीछे रहेगा। उनके पीछे पूरा मंत्रिमंडल हो, सारे विधायक हो, ये सब कावड़ लेके निकले। कितना बढ़िया हिंदुत्व का संदेश आएगा। अभय द्विवेदी जी बोले और शर्त ये होगी कोई अफसर बीच में नहीं पकड़ लेगा। पता लगा कोई डीजीपी आ गया, चीफ सेक्रेटरी आ गया, हजूर मैं पकड़ लेता हूँ आपकी काबड़। खुद लेके चले। निशिकांत दुबे के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, वही नौकरी कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को बुलाएं विदेश से। मैंने अभय द्विवेदी ये कहा कि मैंने कभी नहीं देखा कि अंबानी का या अडानी का बेटा कावड़ लेके चल रहा हो, किसी आईएएस का बच्चा लेके चल रहा हो, किसी मिनिस्टर का बच्चा चल रहा हो। ये गरीब लेके चल रहे हैं। वो गरीबों के संग ये हो क्या रहा है। विस्तार से चर्चा है, बहुत अच्छी चर्चा है, पूरी सुनिएगा, बताइएगा कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिएगा। चलते हैं अभय जी के 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में। स्वागत है अभय दुबे जी आपका। चुनाव आयोग जितनी ईमानदारी की बातें कर रहा है, जितनी शान की बातें कर रहा है कि हम तो बिल्कुल एक पारदर्शी नीति बना रहे हैं, एक एक वोटर लिस्ट का हिसाब कर रहे हैं, बिहार में ये सारे डायलॉग हमें सुनाई पड़ रहे थे। लेकिन मध्य प्रदेश की चीजें सामने आ गई। एक चीज सामने आई है, पता चला है कि कई कई घर ऐसे हैं, एक ही घर पर 50 से 100 वोटर बना दिए गए हैं। यानी मध्य प्रदेश में चुनाव कैसे जीता गया। अभी तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट की बात होती थी, हरियाणा की होती थी, दिल्ली की होती थी। मध्य प्रदेश तो एक महीना मैं अपनी टीम के साथ था, मैं गया वहां पे। हम लोग गांव गांव जिले जिले घूम रहे थे। हमारे समझ में नहीं आया कि ये हो क्या गया। मतलब हमको अपनी पत्रकारिता पे संदेह होने लगा था कि हम गांव में देहात में जो सीन देख रहे हैं वो तो एकदम अलग है। लोग इतने नाराज थे, इतने गुस्से में थे, रिजल्ट कुछ आया। लेकिन अब पता चल रहा है कि रिजल्ट आया तो आया कैसे। एक ही घर पर, एक ही पते पर आने जाने कितने घर ऐसे हैं जहां 50 से 100 वोटर बने हुए हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का सारा खेल वोटर लिस्ट में है। जो बिहार में ये जान दे रहा है चुनाव आयोग साहिब के कहने पर, इसका मतलब कि वोटर लिस्ट में ही खेल होना है। अब जब ये मध्य प्रदेश का खुलासा हो गया है, सामने आ गया है, तो क्या माना जाए कि बिहार में सारी कवायद सिर्फ वोटर लिस्ट की है। सिर्फ वोटर लिस्ट पे चुनाव जीता जाना चाहता है। और अगर ऐसी साजिश है तो क्या ये साजिश कामयाब हो पाएगी अभय जी। देखिए, मध्य प्रदेश का जो प्रकरण सामने आया है, वो तो एक बहुत ऐतिहासिक किस्म का घोटाला है और इस घोटाले का ज़िम्मेदार चुनाव आयोग है। ये एक विडंबना है, एक अंतर्विरोध है कि चुनाव आयोग ने ही इस घोटाले का भंडाफोड़ किया है। आज भास्कर में जो खबर विस्तार से प्रकाशित हुई है, आज सवेरे बैठ के मैं काफ़ी देर तक गणना करता रहा कि इतने घर कितने हैं जिसमें 200, इतने घर कौन से हैं इसमें एक घर में 20 से 50 वोटर हैं, इतने घर कितने हैं जिसमें एक घर में 100 या उससे ज़्यादा वोटर हैं, ऐसे भी घर हैं जिसके अंदर वोटरों की और ज़्यादा संख्या है। तो इन सबको एक मोटे तौर पर जोड़ बाकी गुणा भाग लगाया तो मुझे लगा कि करीबन 30 से 50 लाख, किसी 50 लाख वोटर ऐसे हैं जो कि संदिग्ध हैं। आप इससे अंदाज लगा लीजिए। अब ये वोटर जो हैं, वो अगर विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से इनका चालाकी से वितरण किया जाए,
कई निर्वाचन क्षेत्रों में इनका रणनीतिक रूप से चालाकी से वितरण किया जाए, तो ये बहुत से निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। अच्छा, और ये मामला इतना जटिल है, जंजाल जैसा लगता है। ये मामला इतना जटिल है कि जंजाल जैसा लगता है, सामान्य बुद्धि लगाने से समझ में नहीं आता कि ये चुनावी चुनावी फैसले को इसने किस तरीके से प्रभावित किया होगा, लेकिन प्रभावित निश्चित रूप से किया है। और इतने वोटरों को बनवाने के पीछे एक नियोजित इरादा भी रहा होगा, एक प्लानिंग रही होगी कि ऐसा-ऐसा करने से ऐसा-ऐसा परिणाम आ सकता है। तो पहला सवाल ये है कि इसका मास्टरमाइंड कौन है? दूसरा सवाल ये है कि उस मास्टरमाइंड को ये काम करने किसने दिया? इस तरह के वोटरों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, तो ज़ाहिरा तौर पर मास्टरमाइंड भारतीय जनता पार्टी का है। उस मास्टरमाइंड को काम किसने करने दिया? वो राजीव कुमार जी के आयोग ने करने दिया। उसी ने तो करने दिया उसको। लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव दोनों नजदीक-नजदीक हुए, बहुत कम समय के अंतर से हुए। जाहिर है कि इन वोटरों का फायदा विधानसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ और लोकसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। जब पूरे हिंदी भाषी प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा था, तो मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रांत था जहां पे भारतीय जनता पार्टी पुराने शैली में जीत रही थी। और छत्तीसगढ़ भी। और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों एक ही प्रांत, एक ही से प्रांत हैं। पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में ही शामिल था। अभी छत्तीसगढ़ की पोल खुलनी इसमें बाकी है। छत्तीसगढ़ में भी इस तरह का बहुत सारा मामला निकलेगा। अब इसमें दिलचस्पी की बात यह है कि चुनाव आयोग ने ही इस चीज का भंडाफोड़ क्यों किया? चुनाव आयोग की ही एक रिपोर्ट के जरिए यह पता चला है। ये ऐसा क्यों हुआ? मुझे क्या लगता है इसके अंदर कि चूंकि बिहार के अंदर चुनाव आयोग द्वारा जो सघन परीक्षण किया जा रहा है, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी आपत्तियां दर्ज कर दी हैं। विपक्ष जबरदस्त रूप से उसमें आंदोलनरत है। हम सब लोग उसकी आलोचना करते हैं और चुनाव आयोग की साख लगातार गिरती जा रही है। तो चुनाव आयोग ये दिखाना चाहता होगा कि वोटर लिस्टों में बहुत भारी गड़बड़ियां हैं, बहुत बड़े पैमाने पर वोटर लिस्टों में फर्जीवाड़ा है। इसलिए हमें एक शुद्ध और पवित्र, इसको मैं कल से कह रहा हूं, शुद्ध और पवित्र वोटर लिस्ट बनानी हमारे लिए जरूरी है। मुझे लगता है कि इस बात को साबित करने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से ही इसकी पोल खोली गई है। मैं तो यह भी मानता हूं कि मौजूदा चुनाव आयोग जो है, उसे सब पता है कि किस प्रांत में किस जगह गड़बड़ है। मुझे तो क्या लगता है कि जिस तरह ब्लैक मनी रखने वाले दो पैरेलल खाते मेंटेन करते हैं ना, एक खाता वो होता है जो कि उनके अपने लिए होता है, इसमें असलियत होती है, और एक खाता वो होता है जो अधिकारियों को दिखाया जाता है, फर्जीवाड़े वाला खाता होता है। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के पास भी दो खाते हैं। एक खाते में वो स्थिति है जो उसे पता है कि क्या स्थिति है, और एक खाता वो है जिसको वो हम लोगों के सामने दिखा देता है। तो ये स्थिति चल रही है। मुझे तो लगता है ये है कि चुनाव प्रणाली की वैधता, चुनाव प्रणाली की स्वतंत्रता, चुनाव प्रणाली की निष्पक्षता अब पूरी तरीके से संदेह के घेरे में आ गई है। और चुनाव आयोग को चाहिए कि तुरंत एक सर्वदलीय बैठक बुलाए। मतलब मध्य प्रदेश की इस घटना के बाद तो अब ये बिल्कुल 100% होना ही चाहिए, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। और हम लोगों को बार बार बुलंद आवाज में ये मांग करनी चाहिए कि तुरंत एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, और उस बैठक में ये तय हो कि जब तक देश में सही वोटर लिस्टें ना बन जाएं, ऐसी नहीं ऐसी बिहार में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अंदर एक्सक्लूजन ज्यादा है, इंक्लूजन कम है, तब तक चुनावों को स्थगित किया जाए और एक डेडलाइन दी जाए चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग 6 महीने के अंदर या 4 महीने, 5 महीने के अंदर देश में एक ढंग की चुनाव मतदाता सूची बनाए। ऐसी मतदाता सूची जिसके अंदर फर्जीवाड़े ना हो, और अगर चुनाव आयोग कर सकता है तो उसमें विदेशी नागरिकों को नाम उस प्रक्रिया में निकाल दे।
कर सकता है तो माइग्रेशन की समस्या है जिसकी जिसकी बार-बार ज़िक्र करता है, उसका भी कुछ समाधान निकाले। लेकिन अब यकीन नहीं होता कि हमारे देश में जो प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, वो वास्तव में ईमानदारी और सच्चाई से चुने जा रहे हैं। ये इसका इसका यकीन अब तो मुझे तो नहीं होता कब से। अच्छा, ये चुनाव आयोग के अफसरों को डर नहीं लगता होगा कि पब्लिक के अंदर जिस दिन ये बात पता चल गई, पूरे देश को पता चल गई कि ये जीत ईमानदारी की जीत नहीं है, ये वोटर लिस्ट में हेरा-फेरी की जीत है। जब जनता को ये बात पता चली कि तो देखो, मेरा जैसे मैं किसी को वोट दे के आऊँ और मुझे पता चला कि साहब मेरा वोट जो है ना वो गलत तरीके से गया है, मेरा वोट जिसको मैं देना चाहता हूँ उसको नहीं गया, तो मुझे गुस्सा आएगा। बिल्कुल। इस देश के लोगों को एक क्या होता है कि भाई अगर हमारी काम नहीं हो रहा, हमारी सड़क नहीं बन रही, हमारी अस्पताल नहीं बन रहे, हमारे बच्चों को दवा नहीं मिली, तो उनका एक सहज गुस्सा जो होता है ना, अंदर से उबार निकलना होता है, वो ये होता है कि चलो इस बार हम इनको वोट नहीं देंगे। बेचारी जनता कुछ नहीं कर सकती, गरीब आदमी, मध्यम वर्ग आदमी क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उससे गुस्सा सिर्फ इसमें निकलता है, चलो इस बार उनको वोट नहीं देंगे। अब पता चला कि आप वोट दो मत दो, आपके जैसे 50 बंधु तो पहले ही वोट की लाइन में। और मेरे एक मित्र ने मुझे बताया तो मुझे यकीन नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि सारी नहीं, जैसे मान लीजिए 300 विधानसभाएं हैं, तो इन्होंने ये प्रयोग इन्हें 50 विधानसभा में करने हैं, दूसरे के 2000 काटने हैं और अपने 3000 जोड़ने हैं। चुनाव बदल गया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में यही किया गया। यादव मुसलमान वोटों के काटने का आरोप लगा, कुछ अचानक वोट जुड़ गए। अब तो सामने आ रहा है मध्य प्रदेश का नतीजा। ये एक, इस देश के अंदर एक जो अराजकता होती है, एक जो गुस्सा होता है, एक क्षोभ होता है। तो मैं कई बार जिक्र करता हूँ, जेपी का मूवमेंट ऐसी तो खड़ा हो गया था, जरा सी बात थी और पूरा देश मूवमेंट खड़ा हो गया। तो कभी कभी सरकार को, क्या सरकार इतनी निश्चिंत हो गई है कि इस देश का जनमानस इतना ठंडा हो गया है, उसका खून इतना पानी हो गया है, कुछ भी करते रहो बोलेगा ही नहीं। मध्यम वर्गीय परिवार की हमने कमर तोड़ दी, वो नहीं बोलता। सरकार को ये गलतफहमी हो गई है, चुनाव आयोग को ये गलतफहमी हो गई, क्या लगता है? देखिए, चुनाव आयोग में तो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सरकारी अफ़सर होते हैं। सरकारी अफ़सर जनता से कटा रहता है। उसके पास एक एजेंडा होता है, उसके पास एक प्रोटोकॉल होता है, वो उसके अंदर काम करता है। और उससे अगर वो नहीं काम करता है, तो उससे जवाब तलबी भी होती है, इसलिए वो जनता क्या सोचती है, क्या नहीं सोचती है, इसकी सरकारी अफ़सर को कोई परवाह नहीं है। सवाल ये है कि जनता क्या सोचती है, क्या नहीं सोचती है, इसका नेताओं को परवाह होनी चाहिए। राजनीतिक दलों को उसकी परवाह होनी चाहिए और खासतौर से उस पार्टी को उसकी परवाह ज़्यादा होनी चाहिए, जो पिछले 11 साल से सत्ता में है और देश के आधे से अधिक राज्यों में भी वो सत्ता में है और केंद्र में भी सत्ता में है। उसको परवाह होनी चाहिए। उसको ही देखना चाहिए कि क्या लोगों की लोकतंत्र में आस्था क्षीण हो रही है पहले के मुकाबले? क्या लोग अब मानने लगे हैं कि भाई उनका वोट जहाँ वो डालते हैं, वहाँ नहीं पहुँचता? या उनकी जगह कुछ ऐसे लोग हैं जो कि वोट डालते हैं लेकिन जिन्हें वोट नहीं डालना चाहिए और उनकी वजह से चुनाव का फैसला कुछ का कुछ हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब धीरे-धीरे जिस तरह से ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं, जो मतदाता देखिए, चुनाव भारत में लोकतांत्रिक चुनाव का सबसे बड़ा और अनिवार्य आधार मतदाता सूची है। अभी तक तो शक इस बात पे होते थे कि भाई ईवीएम हैक कर ली गई है कि नहीं कर ली गई जाएगी, ये सब वो है। और वीवीपैट क्या है, वीवीपैट पे शीशा लगा हुआ है, वो काला है, उसके अंदर कुछ चमकता नहीं है, वगैरह वगैरह। कौन सा बटन दबाते हैं तो किसको वोट जाता है, इस प्रकार की बातें होती थी। ये सारी बातें टेक्नोलॉजी से संबंधित थी। चूंकि ये सारी बातें टेक्नोलॉजी से संबंधित थी, इसलिए इन बातों के ऊपर लोग भ्रम में रहते थे, फैसला नहीं कर पाते थे कि क्या सही है क्या गलत है। एक ज़माने में भारतीय जनता पार्टी को भी ईवीएम पे शक हुआ था, तो लाल कृष्ण आडवाणी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की थी। और वो जो जीवीएल नरसिंह राव है, उन्होंने किताब लिखी थी, इसकी भूमिका लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी थी। मतलब ये सब भी हो चुका है इस देश में, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो चुका है, उनको भी शक था इस बात में। बहरहाल वो सारा का सारा प्रौद्योगिकी ये मामला है। इसके बाद ये आया कि साहब के जो वोट पड़ते हैं, पड़ने के बाद में चुनाव आयोग उनका प्रतिशत बढ़ा देता है। वो एक बड़ी बड़ी भारी समस्या आई। फिर तीसरा सवाल ये आया, मैं एक-एक करके इसलिए गिना रहा हूं ताकि ये बात स्पष्ट हो सके। फिर तीसरा सवाल ये आया कि मतदान, जब मतगणना होती है, तो मतदान में जो वोटिंग का अंतिम फिगर होता है, अंतिम अंक होता है, वोट उससे ज्यादा या कम निकलते हैं। इन तमाम प्रश्नों का चुनाव आयोग कोई समाधान नहीं कर पाया। ये सारे सवाल हवा में लटके ही थे कि दिल्ली चुनाव में
पहली बार ये स्पष्ट होके आया कि मतदाता सूचियों में वोटों के शामिल करने और वोटों के निकालने की एक नियोजित साजिश हो रही है। आम आदमी पार्टी ने इसका भंडाफोड़ किया। ये तक हुआ कि एक-एक एमपी के घर के एड्रेस से भाजपा के और केंद्रीय मंत्रियों के घर के एड्रेस पर बहुत बड़े पैमाने पर वोट बने हैं और ऐसा लगता भी नहीं कि इतने-इतने लोग उन घरों में रहते होंगे जिनके वोट वोटर लिस्टों में शामिल हैं। और फॉर्म 6 और फॉर्म 7 की मदद से वोट डालने और वोट निकालने की कार्रवाइयां चल रही हैं। और कौन लोग चला रहे हैं ये भी आम आदमी पार्टी खोज के ले आई कि एक व्यक्ति ने इतने फॉर्म 6 दाखिल किए हैं, एक व्यक्ति के ने इतने फॉर्म 7 दाखिल किए हैं। मतलब सारा का सारा नियोजित रूप से चल रहा था। इसके बाद में महाराष्ट्र का मुद्दा सामने आया, इसको राहुल गांधी इसको बार-बार लगातार उठा रहे हैं। अब ये बिहार में वो कह रहे थे कि मतदाता सूची सही नहीं है, खुद चुनाव आयोग कह रहा है सूची सही नहीं है। हालांकि जनवरी में बनी थी, इसलिए हमें इसका सघन पुनरीक्षण करना होगा और मध्य प्रदेश का भंडाफोड़ हो गया। अब आप देखिए महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, देश के 4 महत्वपूर्ण प्रांतों में जो मतदाता सूची है वो संदिग्ध है और उसको बनाने की प्रक्रिया विवादास्पद है, उसको संशोधित करने की प्रक्रिया विवादास्पद है। मतदाता सूची संदिग्ध है, उसको ठीक करने की प्रक्रिया विवादास्पद है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसको सुन रहा है, यानी चुनाव आयोग पे लोगों को यकीन नहीं है। अब बताइए क्या किया जाए? हम भी मतदाता हैं, आप भी मतदाता हैं, हम दोनों बैठ के सोचें क्या किया जा रहा है। हम कुछ तो नहीं चुनाव होगा। नहीं लड़ते, आप भी चुनाव नहीं लड़ते, ना हम किसी को लड़ाते हैं। हमारा बिल्कुल भी काम नहीं। तो मतदान करना है। वो अब भी एक हो नहीं मतदाता के तौर पे मैं क्या करूं? सही बात है, परेशानी बड़ी दिमाग में हाँ, आती है कि ये टेंशन आ एक जाएगी, बहुत मैं बड़ी क्या परेशानी है। जिस तरह से हम लोग सोच रहे हैं, अगर इस तरीके से ज्यादा बड़े पैमाने पर जिस दिन लोग सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन मतदाताओं के मन में चुनाव प्रक्रिया के ऊपर से विश्वास समाप्त हो जाएगा करूं? और फिर लोगों के मन में इतना गुस्सा, इतना क्षोभ पैदा होगा कि उससे लोकतंत्र में अंतः विस्फोट होने शुरू हो जाएंगे। ये बात समझ नहीं आ रही इनको। ये बात इन लोगों की समझ में नहीं आ रही है। जब लोकतंत्र में अंतः विस्फोट होने शुरू हो जाएंगे तो पब्लिक नेताओं को दौड़ा लेगी सही बात है, कोई नहीं और सहन फिर करेगा। सत्ताधारी सबसे ज्यादा दौड़ाए जाएंगे, विपक्षी भी दौड़ाए जाएंगे। वो भी कहीं कहीं सत्ताधारी हैं। हुँ, चुनाव वो भी जीतते हैं, बहुत से लोग जनप्रतिनिधि उनमें से भी बहुत से आते हैं, वो भी दौड़ाए जाएंगे। तो दरअसल ये पूरी प्रक्रिया लोकतंत्र को बहुत भारी नुकसान पहुंचाने का अंदेशा दिखा रही है। हुँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बड़ी निगाह लगी रहेगी सबको कि 28 तारीख को सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या देगा। क्या आधार कार्ड को बताइए, हम बैंक का खाता खोलने जाओ तो क्या आधार कार्ड दे दीजिए। ट्रेन का रिजर्वेशन कराओ, पासपोर्ट लाओ, हर जगह तो आधार चाहिए। ला एक जब आधार को ऐसा किया गया था यानी कि दुनिया का कितनी बड़ी क्रांति हो गई, आधार, आधार, आधार। और अब वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ फर्जी वोट बनाने। ये भी तो बहुत बड़ा तमाशा हो ही रहा है ना। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तमाशा हो रहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुझावनुमा निर्देश, मैं कहूँगा उसको, निर्देश तो नहीं था लेकिन केवल सुझाव भी नहीं था, सुझावनुमा निर्देश दिया है, उसके बाद देखिए चुनाव आयोग क्या-क्या कलाबाजियाँ खा रहा है। अब चुनाव आयोग नई बात लेके निकल के आया है कि वो तो आधार तो पहले से ही शामिल था उसके अंदर। भाई कैसे शामिल था आधार पहले से? हम हाँ, तो रोज़ पहले अखबार जमाने में पढ़ रहे हैं कि 11 जो 11 सर्टिफिकेट माँगे गए थे उसमें आधार कार्ड नहीं था। नहीं पूर्व था। चुनाव आयुक्तों, जो चुनाव आयोग के कर्मचारी हों या चुनाव आयोग के प्रवक्ता लोग हों, कोई भी हो, भाजपा के लोग हों, वो सब ये कहते फिर रहे थे कि चुनाव के आधार जो है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। वो पहचान ज़रूर है लेकिन ऐसी पहचान है इसके ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। तो ये सब सही बात। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो अब कह रहा नहीं हमारा तो पहले से आधार उसके अंदर शामिल था। और फिर बता रहे हैं कि अंदर कहीं 1-2 लाइन है उसमें लिखा हुआ है ये। सही तो बात है। उसको आधार शामिल था तो उसको तो खुफिया तौर पे लाइन में डालने की उसमें क्या ज़रूरत थी? कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग फॉर्म भरते हैं, जैसे सिम कार्ड खरीदते हैं, एलआईसी लेते हैं। इतनी सारी कम से कम 10 पेज की चीज़ें लिखी होती हैं, छोटी-छोटी, मतलब आप लेंस लगा के भी नहीं पढ़ सकते। 99.9% लोग नहीं पढ़ते, नीचे जाके वो कहते हैं साइन कर दिया, हम लोग साइन कर देते हैं। कोई नहीं, उसमें क्या कुछ नहीं लिखा होता है, पढ़ता हमें कोई, हमें कुछ कोई नहीं नहीं पड़ता। पढ़ता, इसी तरह आधार लिखा गया। दूसरे विषय पे आता हूँ कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में एक हर साल की ये परंपरा हो गई है। काँवड़ यात्रा लेके निकलेंगे लोग, बहुत सारे श्रद्धालु भी होते हैं जिनको बाबा भोले में बड़ी आस्था होती है। मैं हर बार सोचता हूँ कि इस बार अंबानी जी या अडानी जी का बेटा काँवड़ लेके ज़रूर आएगा। या तो अंबानी जी का आएगा या अडानी जी का बेटा आएगा।
हर बार सोचता हूँ कि मैं निशिकांत दुबे का बेटा आएगा, लेकिन मुझे लगा वो फ़ोटो डालते, वो तो विदेश में पड़ा, विदेश में नौकरी कर रहा है। फिर मुझे लगा कि राजनाथ सिंह जी के बेटे आएँगे, मुझे लगा गडकरी जी का बेटा आएगा, फिर मुझे लगा किसी आईएएस का बेटा आएगा, कोई नज़र नहीं आता मुझे। लिस्ट देखता हूँ, जाते हुए कांवड़ियों को देखता हूँ, तो मुझे लगता है वो गरीब। एक मेरे मित्र ने कुछ नाम भी पूछे थे, तो वो पिछड़े या दलित जाति से ज़्यादा थे लोग, उनके मन में धार्मिक भावनाएँ ज़्यादा थी। लेकिन अब दूसरा चैप्टर सामने आ रहा है। कुछ साल पहले बरेली में एक एसएसपी था, बड़ा ईमानदार एसएसपी था। उसने कुछ कांवड़ियों को पकड़ा, तमंचा हाथ में था उनके, तमंचा था, बरेली में दंगा होते-होते बचा, उन्हें जेल भेज दिया। कप्तान साहब हटा दिए गए। पिछले दिनों में जो घटनाएँ हुई हैं कांवड़ यात्रा को लेके, कहीं कपड़े उतारवाए जा रहे हैं, कहीं कांवड़ यात्री जा रहे हैं, गाड़ियों में लोग जा रहे हैं, गाड़ियाँ तोड़ दी जाती हैं। लोग डरते हैं इस समय उस हाईवे पे जाने के लिए। ये जो भगवान भोले के लिए आराधना में जा रहे हैं, शिव जी ने तो खुद ज़हर पी लिया था, नीलकंठ कहलाए वो। लेकिन जो कावड़ के रूप में आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है? क्या इनको लग रहा है कि हमारे प्रदेश में एक एडीजी साहब ऐसे थे जो बाद में डीजीपी हो गए, वो फूल बरसाते थे इनके ऊपर हेलीकॉप्टर से। आप सोचिए, सरकार का करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है हेलीकॉप्टर पे, फूल बरसाए जा रहे हैं। पूजा तो पूजा ही होती है, इबादत होती है, राम की करो, अल्लाह की करो। जो हज यात्री आ रहे हैं उनके ऊपर भी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाने चाहिए थे। ये देश के प्रदेश के नागरिक हैं, उतने टैक्स देते हैं, उतना ही सरकार चलाने में योगदान देती है। लेकिन कावड़ियों पे फूल बरसाए जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से बरसाए जा रहे हैं। एक जगह मैंने तस्वीर देखी, अभय जी, डीएम और एसपी, मैंने कहा डूब मर रही है पानी में जाके, ये आईएएस और आईपीएस हैं। मतलब आईएएस और आईपीएस जो हुआ करे होंगे पिछले, वो रो रहे होंगे देख के ऐसे आईएएस आईपीएस को, पानी लेके पैर धुलवा रहे थे। और मैंने जाने कितने कांवड़िया देखे जो गांजा पीते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, बैग में शराब की बोतलें होती हैं, लेकिन वो अब उत्पात मचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये सारे प्रयोग क्यों हो रहे हैं? क्या लग रहा है कि सरकार की शह है कि जो कावड़ के विरोध में बोले उसको हिंदू विरोधी घोषित कर दो? अब ये घटनाएं हो रही थी, अलग पथ बना दे। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने कहा एक अलग से पथ ही बना दो भैया, मुरादाबाद से निकले, एक पूरी रोड बनी हुई है संजय उसमें जी, आज केवल सवेरे से मैं इसी प्रश्न पे चर्चा कर रहा हूँ। कई अच्छा, चर्चाएँ कर चुका हूँ सवेरे से इस प्रश्न पे, और मेरे पास कहने के लिए काफ़ी कुछ है। लेकिन मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात आपके सामने कहूँगा। संक्षेप में देखिए, मत कहिए, ज्यादा से हम सुनना चाहते हैं क्योंकि बड़ी समस्या है ये, हाँ, डिटेल हाँ, में बताइए बिल्कुल। आप। संक्षेप का मतलब बहुत कम भी नहीं, लेकिन मैं अपनी बात पूरी कहूँगा। देखिए, काँवड़ यात्रा केवल ये हरिद्वार वाले रूट पे ही नहीं होती है। इतनी ही बड़ी काँवड़ यात्रा एक सुल्तानगंज जगह है बिहार में, वहाँ से झारखंड में एक जगह है देवघर, वो सुल्तानगंज टू देवघर भी होती है। उसमें भी 40-45 लाख काँवड़ यात्री वहाँ जाते हैं। वहाँ ना कोई अशिष्टता होती है, ना कोई हंगामा होता है, ना कोई हिंसा होती है, ना बड़े-बड़े ट्रकों में भर-भर के वो जो डम-डम करते हुए वो डीजे डीजे चलाए जाते हैं, ना कारें कूटी जाती हैं, कुछ नहीं होता है वहाँ पे। ना पैर धोए जाते हैं, ना हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, ऐसे कि मुद्दतों से काँवड़ यात्रा 100 150 साल से चली आ रही है, वैसे ही शांतिपूर्वक अच्छी तरीके से बम बोले जाते हैं, गाते-बजाते हुए जल चढ़ा के अपनी आस्था पूरी करते हैं। अब सवाल ये है कि पिछले 10 साल से या 8-9 साल से ये जो हरिद्वार वाला रूट है, इसके ऊपर कांवड़ियों के आते ही आतंक क्यों फैल जाता है? हिंदू बनाम मुसलमान क्यों होने लगता है? अच्छा, और कांवड़िए जिन-जिन को पीटते हुए दिखाई पड़े हैं, 5-6 क्लिप दिखाए गए टीवी में, उनमें कोई मुसलमान नहीं था। वो हिंदुओं को समझ भी पीट रहे हैं। वो उनकी भी कारें तोड़ रहे हैं। वो पुलिस वालों को भी धमका रहे हैं। वो सरकारी सरकारी वाहन को भी पलटे दे रहे हैं। अच्छा, अब उनकी पोशाक-वोशाक देखिए। उसमें से कई लोग तो केवल एक कच्छा पहने हुए हैं, और उन्होंने ऊपर अजीब से वस्त्र पहने हुए। उनको देख के मुझे याद आया कि हॉलीवुड की एक फ़िल्म आई थी मेल गिब्सन की, मैड मैक्स। उसमें हाईवे के ऊपर इसी तरीके से, इसी तरह की पोशाकें पहने हुए लोग बड़ी क्रूरतापूर्ण हरकतें करते हुए घूम रहे हैं उसके अंदर। अब उसमें वो जो दृश्य है जो आज दिखाया गया है, जिसमें एक कांवड़िया बिल्कुल उघाड़ा है और पीछे उसके पिट्ठू बैग है, और वो एक लोहे के बल्लम से जो है वो कूट रहा है विंडो स्क्रीन कार की, चढ़ा हुआ। वो बिल्कुल मैड मैक्स कांवड़िया लग रहा है। मैं
मैड मैक्स, हाँ, मैड मैक्स कांवड़िया लग रहा है वो। तो उन फ़िल्मों को देख के हम लोग 3-4 किश्तों में फ़िल्में आई वो। उन फ़िल्मों को देख के हम लोग सोचते थे कि केवल पश्चिम में ही इस प्रकार की हरकतें हो सकती हैं, भारत में नहीं हो सकती। हिंदुत्ववादी राजनीति ने भारत की सड़कों पे मैड मैक्स क्रिएट कर दिया है। ये हालत है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि जब सुल्तानगंज से देवघर के बीच में कोई इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती, अमरनाथ यात्रा में इस प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होती, जबकि वहां बहुत सारे मुस्लिम लोग भी सक्रिय रहते हैं उस यात्रा के बंदोबस्त में। वैष्णो देवी की यात्रा में इस प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होती। ये जो उत्तर प्रदेश वाला, जो हरिद्वार वाला रूट है, उसी पे क्यों होती है? सही बात मैं है। इसका का मैं इसका एक राजनीतिक कारण खोजना चाहता हूँ। राजनीतिक कारण है। वो ये है कि जो इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको लगता है कि जब तक वो हिंदू हृदय सम्राट अपने आप को साबित नहीं करेंगे, वो सबसे बड़ा नहीं साबित करेंगे, तब तक उनके मुख्यमंत्री बने रहने को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि वहां केंद्र में बैठे हुए लोग हैं, वो उनको मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि 70,000 पुलिस वालों को तैनात कर दिया। भाई मुख्यमंत्री हैं, उनके आदेश 70,000 पुलिस वाले तैनात हो जाएंगे। और उनको आदेश दिया है कि कांवड़ियों के ऊपर कोई हमला नहीं होगा, कांवड़िया जो भी किसी के ऊपर हमला करते रहें। अच्छा, अब इनको कांवड़िया कहना भी ठीक नहीं है। कांवड़िया जो जो कांवड़ कंधे पे ले जाते हैं, वो सब ये नहीं कर रहे हैं उत्पात। मैं ये नहीं मानता हूं कि वो कर रहे हैं हाँ, उत्पात। बिल्कुल बात है। कुछ लोग बड़े हाँ, भक्ति भाव से ले जाते हैं। हाँ, हाँ, ज़मीन बड़े पे नहीं भक्तिभाव रखते से ले लोग। जा रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगाना भी सही नहीं है, वो गलत बात होगी, कहने। ठीक बात। वो जो कुछ और दूसरे कुछ तत्व हैं जो उनकी रक्षा के लिए उसके इर्द-गिर्द मोटरसाइकिलों पे दीवानों की तरह घूमते हैं, उनके हाथों में डंडे होते हैं और पता नहीं क्या-क्या होता है उनपे, वो क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये भी एक बड़ी भारी बड़ा भारी शोध का विषय है। वो सब लोग ये कर रहे हैं और उनको ये सब करने दिया जा रहा है। एक कोई योगाचार्य है इसी इलाके में, वो सब जगह घूम-घूम के लोगों को भड़का रहा है। वो कांवड़ियों से कह रहा है कि हरिद्वार से कांवड़ ना खरीदें, वो कांवड़ें खंडित हो गई हैं क्योंकि उन्हें मुसलमान बनाते हैं। अब देखिए, वो जो ढाबों पे जाकर नाम पूछना, पहचान बताना, पैंट उतरवाना, ये चीज़ पुरानी पड़ गई है अब। हुँ, हुँ, अब ये कोई नए पहलू सामने आ गए हैं पूरे के पूरे। हुँ। और पूरे जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, खास तौर से उत्तर प्रदेश की, वो नॉन स्टेट एक्टर्स ने हाईजैक कर ली है। बिल्कुल सही कह रहे और हैं। यही हो पुलिस ने उसको हाईजैक करने दिया है। करने दिया है, पुलिस एक तरह से उनको हाईजैक करने के लिए संरक्षण दे रही है। दे रही है। हुँ। और हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, वो नॉन स्टेट एक्टर्स के बादशाह हैं। जब वो गोरखपुर की राजनीति करते थे, तो उन्होंने वहां पे नॉन स्टेट एक्टर्स की एक युवा वाहिनी बना रखी थी। वो यही काम करती थी। जब उन्हें मुख्यमंत्री के लिए चुना गया, तो अमित शाह ने शर्त रखी थी कि पहले इस युवा वाहिनी को भंग कर दीजिए आप। कर दी थी उन्होंने। हाँ, क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर्स को लेके आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ठीक बात है। बिल्कुल सही बात। तो कर भी दी हाँ, थी उन्होंने। तो ये अच्छा एक बात हाँ, बताइए। अरे नहीं, फिर से रिवाइव हो गई है वो। कर नहीं किधर दी थी, हुआ? अब फिर रिवाइव हो गई। फिर अभी ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितने हमने उसके पोस्टर लगे देखे हैं नोएडा में, गाजियाबाद में। अच्छा एक बात बताइए मुझे कि एक काम क्यों नहीं होता अभय जी, कि योगी जी काँवड़ लेके चले और पीछे पूरा मंत्रिमंडल चले, कितना अच्छा संदेश जाएगा हिंदुत्ववादी बिल्कुल। सरकार का, कि योगी जी काँवड़ लेके चल रहे हैं, ब्रजेश पाठक के पीछे केशव मौर्य, फिर पीछे मंत्री हैं सारे, वो और उसके पूरी पीछे जाए सारे कांवड़, सारे और विधायक पूरी हों, कांवड़ लेके जाए, ये नहीं कि बीच में पूरी कोई अफसर उठाने लगे हैं। नहीं, नहीं पूरी काँवड़ जब ये पता सिक्योरिटी कांवड़ लेके जा रही है और मुख्यमंत्री जी कार में बैठ के जा रहे हैं पीछे, ये नहीं होना चाहिए। वैसे अगर ये हो जाए तो कितना बढ़िया रहे, इससे ज़्यादा बिल्कुल, हिंदुत्व का मैसेज क्या हो बिल्कुल। सकता है, कि मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, सारे विधायक का फिर हो एक सकता है गरीब को नरेंद्र मोदी को भी लगे, वो भी कांवड़ लेके निकल पड़े, मतलब जो हाँ, अगर नरेंद्र योगी जी ने मोदी, अमित प्रस्ताव दे शाह, दिया तो पीयूष नरेंद्र मोदी गोयल, धर्मेंद्र हाँ, प्रधान, ये सब लोग कितना कांवड़ लेके बढ़िया जा रहे हैं। कितना बढ़िया चीज़ रहेगा। निशिकांत तुम्हें अपने वो विदेश वाले बच्चों को भी बुला लें कि क्या विदेश में रह रहे हो, हिंदुत्व की फिर नाम पाठशाला हो तो जाएगा कांवड़ वाली सरकार। कावड़ वाली सरकार, ये नाम अच्छा भी है। बहुत-बहुत शुक्रिया अभय जी, इतनी अच्छी बातचीत के लिए, थैंक यू सर। ये तो अभय दुबे जी पूरी बातचीत सुनी। मुझे यकीन है कि आप एक-एक तर्क से सहमत होंगे। अगर सहमत हो तो अपनी बात ज़रूर लिखिएगा, मैसेज लिखिएगा, कमेंट करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।